हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स के टॉपिक मानव नेत्र, प्रकाशिक यंत्र और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र ह्यूमन आइज के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? दोस्तों, मायोपिया जिसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, इसमें जो लक्षण होता है वो हमको बताना है। दोस्तों, मायोपिया में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। यही क्या है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष मायोपिया के बारे में। तो यह एक नेत्र संबंधी विकार है, जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस विकार के कारण नेत्र का गोलक कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, एवं आंख के कार्निया की वक्रता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्न विकल्पों में सही युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों, दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर हमको सही युग्म बताना है। तो दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं क्या? नहीं, ये तो मायोपिया होता है। मायोपिया दूरदृष्टि नहीं, ये तो गलत है। प्रेस बायोपिया निकट नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ये तो नहीं होता दूरदृष्टि दोष। मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष होता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं दोस्तों। इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनती है। इसमें नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, मतलब उसको देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उचित क्षमता के उत्तल लेंस का आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है ना दोस्तों, वो इसमें होता है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि निकट में उत्तल आएगा कि अवतल आएगा, दूर में उत्तल आएगा कि अवतल आएगा। आपको सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूर में कितने वर्ड है दोस्तों? दो है। अब दो से जब हम गिनती करते हैं तो दो से हम किस में जाते हैं? आगे जब बढ़ेंगे तो तीन आएगा ना। तो इससे याद रखिए, दो से हम तीन में जाएंगे तो दूर का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें कितने वर्ड हो गए? दो से हम तीन में गए। अब बात करते हैं निकट की। निकट में कितने वर्ड है दोस्तों? निकट में तीन वर्ड है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो तीन से किस में जाएंगे? चार में जाएंगे। तो चार में जाएंगे तो तीन से चार में जाएंगे तो चार अंक, चार शब्द वाला कौन सा शब्द हो जाएगा? अवतल लेंस। देखिए, तीन से चार में पहुंचे तो निकट में किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर में किसका करते हैं? उत्तल लेंस का। ऐसे ट्रिक से आप याद रख लोगे, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। दो से तीन में जाना है, तीन से चार में जाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को के नेत्र इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के नेत्र लेंस की गोलाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। और इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्न में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? अभी हमने ट्रिक बताया ना,
3 से 4 में जाना है, मतलब अवतल लेंस एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया तब होता है जब पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली या फिर अस्पष्ट दिखाई देती है। यह आमतौर पर नेत्र फोकस विकार है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग कर आंख के रेटिना पर वस्तु से आने वाले प्रकाश को केंद्रित करने में मदद मिलती है तथा तब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस दोस्तों देखिए, अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? उसे हम बोलते हैं कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो निकट 4, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती अर्थात उसे पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तब उसकी आंखें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। ठीक है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? मायोपिया उसे हम बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष उसे हम बोलते हैं। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों किसे बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं। किसको? दूरदृष्टि दोष। दूर मतलब 2 से 3 में जाना है तो उत्तल लेंस। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बीमारी का नाम और उसके जो लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेस बायोपिया जिसे हम जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। और अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के थोड़ा पहले बनता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को दूर की में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अभी हमने बताया द्विफोकसी लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। किससे? जिसमें दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस बाइफोकल लेंस का प्रयोग जरा दूरदृष्टिता प्रेस बायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टिता की स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष दोनों होते हैं। इसके निदान के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल होता है तथा निचला भाग क्या होता है? उत्तल होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो मानव आंख में मौजूद जो है पीला अंडाकार स्थान जो होता है ये सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। किसमें बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। आंखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कारण क्या है? नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, ये इसके कारण है। ठीक है, परिणाम स्वरूप नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की कहां बनता है? पीछे बनता है। कौन से दोष में? दूरदृष्टि दोष में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है। दोस्तों प्रकाश जो है आंख में कार्निया से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? कार्निया से। आंख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस हम कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। किसका कार्य? आइरिस का कार्य। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? तो ये है दोस्तों हमारा कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप जो है ये प्रकाशिक यंत्र है जो समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। दोस्तों कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जो समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है। जब इस यंत्र को घुमाया जाता है तो उसमें स्थित वस्तुएं और दर्पण एक साथ मिलकर विविध रंगीन रूप और डिजाइन उत्पन्न करते हैं। यह यंत्र कला और विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है? पेरिस्कोप कहा जाता है एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली का उपयोग करने वाले ऑप्टिकल उपकरण को। ठीक है, पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की एक प्रणाली का उपयोग करता है। इसमें दूर की वस्तुओं से आने वाली रोशनी ऊपर दर्पण से टकराती है और फिर पेरिस्कोप ट्यूब से 90 डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है। पेरिस्कोप के निचले हिस्से में प्रकाश दूसरे दर्पण से टकराता है और फिर दर्शक की आंख में परावर्तित होता है। ठीक है, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो है दोस्तों केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जबकि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग जीव विज्ञान, सेल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान एवं धातुओं और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है। जबकि कार की हेडलाइट और फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि? दोस्तों थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि दोस्तों 3D फिल्में जो होती है इसमें विशेष रंग का इस्तेमाल होता है जो मानव आंखों के द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3D फिल्में जो है विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। ठीक है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेरिस्कोप में जो है हम करते हैं साधारण शीशे का प्रयोग करते हैं। किसका? साधारण शीशे का। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? दोस्तों ऑप्टिकल लेंस जो है ये स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। किसमें नहीं होता? स्टेथोस्कोप में। ठीक है ना दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समान अभिविन्यास में रखे गए 3 प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कितने रंग घटकों में विभाजित करेंगे? दोस्तों समान अभिविन्यास में रखे गए 3 प्रिज्म जो है ये श्वेत प्रकाश को 7 रंग घटकों में विभाजित करेंगे। किसमें? 7। दोस्तों समान अभिविन्यास में रखे गए 3 प्रिज्म भी श्वेत प्रकाश को 7 घटक रंगों में ही विभाजित करेंगे। श्वेत प्रकाश के अपने संघटक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें से लाल रंग न्यूनतम विक्षेपित होता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। ठीक है, डैश प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है।
तो दोस्तों ये है हमारा श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जो है ये सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। इसमें दृश्यमान और स्पेक्ट्रम के सभी रंग बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल सम्मिलित होते हैं। इसमें प्रत्येक रंग उसकी तरंगदैर्ध्य के आधार पर अलग अलग कोणों पर मुड़ता है, जिससे वे रंग अलग हो जाते हैं और एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश होता है। दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण जो होता है ये निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है। कौन सा? निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है ना। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, इस मुड़ाव को प्रकाश किरणों का विचलन कहते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। जो विचलन कोण होता है क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण ही क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। और यह कोण प्रिज्म की अपवर्तन शक्ति और आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है? तो उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण। क्या बोलते हैं उसे? हम परिक्षेपण कहते हैं। दोस्तों कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश का 7 वर्णों में विभाजित हो जाने की परिघटना परिक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का परिक्षेपण प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों की गति में भिन्न मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। जो प्रकाश का परिक्षेपण होता है दोस्तों ये प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों की गति में भिन्न मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। और परिक्षेपण की प्रक्रिया में 7 रंग बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदर्शित होते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है। सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में से कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैगनी रंग, सबसे कम लाल रंग होता है। ठीक है। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह प्रकाश 7 अवयवी रंगों बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस प्रक्रिया में बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अतः बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है। तो आपको तरंगदैर्ध्य याद रखना है, जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी वह कम विचलित होगा और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी वो क्या होगा? अधिक विचलित होगा। ठीक है। कांच के प्रिज्म से गुजरते समय निम्न में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है? तो दोस्तों न्यूनतम कोण पर मुड़ता है वो है पीला प्रकाश। ठीक है। कौन सा प्रकाश? पीला प्रकाश। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वह अपने 7 घटक विबग्योर में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस प्रक्रिया में विभाजित प्रत्येक रंगों के प्रकाश तरंगों की गति प्रिज्म में अलग अलग होती है। लाल रंग की प्रकाश तरंग की गति सबसे अधिक होती है, अतः वे कम मुड़ती है, इसलिए उसका कोण न्यूनतम होता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में लाल रंग नहीं दिया गया है अतः पीले रंग को सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है। यदि लाल होता तो लाल को उत्तर मानते। निम्न में से सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन थे। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। उन्होंने अपनी खोज में पाया कि सफेद प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है, जिसे हम स्पेक्ट्रम के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता या होते हैं? दोस्तों कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में कौन होते हैं? 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 त्रिभुजाकार आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं किसमें? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? दोस्तों प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम बोलते हैं क्या? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के मध्य के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम जो होगा वो होगा नीला, हरा, पीला, नारंगी। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो यह अपने रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, जो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, और इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। दृश्यमान प्रकाश, जिसे श्वेत प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से घटक रंगों का एक संग्रह होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी वर्ण का रंग विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित होता है। क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित होता है। दोस्तों, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ अन्योन्य क्रिया का परिणाम यह होता है कि प्रकाश अपवर्तित होता है और प्रकाश के अलग अलग रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तथा आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को। प्रकाश का परिक्षेपण प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को कहा जाता है। किसे? प्रकाश का परिक्षेपण। परिक्षेपण से प्राप्त 7 रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होती है। तो विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण यह घटना होती है। किसके कारण? विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण होती है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। यह तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को हम बोलते हैं कौन सा कोण? विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को। प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के कारण आधार की ओर झुककर बाहर निर्गत होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण ही विचलन कोण कहलाता है। श्वेत प्रकाश बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। क्या होता है? क्या होता है? लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो सूर्य प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग के प्रकाश का विक्षेपण सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? दोस्तों, म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई। दोस्तों, बैंगनी रंग का जो क्या होता है? बैंगनी रंग का जो अब क्या होता है? अपवर्तनांक। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। किससे अधिक होगा? बैंगनी रंग का वो होगा किससे अधिक? वो होगा पीले प्रकाश से अधिक। किससे अधिक होगा? पीले प्रकाश से। पीले प्रकाश से अधिक होगा और किससे अलग होगा? लाल प्रकाश से भी अधिक होगा। सबसे कम किसका होगा? लाल प्रकाश का अपवर्तनांक होगा। सबसे अधिक लाल प्रकाश का, तो सबसे कम होगा अपवर्तनांक लाल प्रकाश का, उससे अधिक होगा पीले प्रकाश का और उससे अधिक होगा किसका? बैंगनी प्रकाश का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
क्लियर दोस्तों। किसी कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से बैंगनी रंग के प्रकाश के प्रिज्म के आधार की ओर विचलन सर्वाधिक होगा, लाल रंग के प्रकाश का प्रिज्म के आधार की ओर विचलन न्यूनतम होता है, और श्वेत प्रकाश के घटकों में घटक रंगों में बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक कैसा होता है, न्यूनतम होता है, और पीला पीला कैसा होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। बैंगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है क्या? नहीं, इसका तो सर्वाधिक होता है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, तो दोस्तों गलत बात। केवल सही कथन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केवल ए वाला। ठीक है दोस्तों, एक श्वेत प्रकाश पुंज के त्रिभुजाकार प्रिज्म से होकर वर्ण विक्षेपित होने पर यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, जिससे इसका प्रकाश सबसे कम उड़ता है। किसी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा, विचलन उतना ही कम होगा, अतः कथन ए क्या होगा हमारा? सही कथन हो जाएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होने से इसका विचलन कैसा होता है? अधिकतम होता है, और प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल अलग अलग होती है, अतः कथन बी और सी क्या है हमारे? गलत कथन है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश डैश होता है। दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? विचलन कोण सबसे कम किसका होगा दोस्तों? लाल रंग का होता है विचलन कोण सबसे कम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ये कर सकता है प्रिज्म। प्रिज्म जो है सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, प्रिज्म जो है दोस्तों सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं, हमको पता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म क्या करता है दोस्तों? प्रिज्म जो है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके संघटक वर्णक्रमीय रंगों इंद्रधनुष के रंग बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश को विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो कौन कौन से करते हैं दोस्तों? बैगनी और लाल रंग। कौन से? बैगनी और लाल रंग जो है इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। दोस्तों स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, इसके दोनों सिरों में बैगनी और लाल रंग का निर्माण होता है। वर्णक्रम देखिए बैगनी और लाल रंग का, दोनों सिरे पे कौन से हैं? बैगनी और लाल रंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? दोस्तों जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? तरंग दैर्ध्य उच्चतम किसकी होती है दोस्तों? तो ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है। विचलन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? दोस्तों परिक्षेपण इस वजह से होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इस वजह से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण तथा प्राप्त 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम हम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल के होने के कारण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो दोस्तों लाल रंग जो है ये सबसे कम विचलित होता है। सबसे अधिक कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, न्यूनतम होती है। अतः लाल रंग का विक्षेपण विपथन कैसा होता है, सबसे कम, और बैगनी रंग का कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आइजैक न्यूटन। कौन थे, आइजैक न्यूटन जो है ये प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि सभी रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। इस वजह से इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये सबसे अधिक विचलित होता है। आकाश में श्वेत प्रकाश के बैगनी व नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो दोस्तों ये होती है बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे कम होती है। किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। किसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तथा सबसे कम बैगनी रंग की होती है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।